हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इस पूरे टॉपिक को हम लोग आज डिटेल में समझेंगे और इससे रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं उसको हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। यहां पर मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इसका लिटरल मीनिंग है उसको हम लोग समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक से मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से है और फ्लक्स का मतलब है फ्लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फ्लो को ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है। किससे फ्लो होना चाहिए, तो किसी सरफेस एरिया से। मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख रखी है, क्या है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फोर्सेस passing normally through a surface area is known as the electric flux linked with that surface। किसी सरफेस से पास होने वाली, नॉर्मली पास होने वाली, नॉर्मली का मतलब उसके परपेंडिकुलर, ये जो हमारा सरफेस एरिया है, जैसे कि ये बोर्ड है तो, और बोर्ड ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हैं, तो इसके बिल्कुल नॉर्मली जो लाइंस पास हो रही हैं उसके नंबर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये कोई एक सरफेस है जिसका एरिया हमने मान लिया कि ए है, तो अगर मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें रखा हुआ है, ये बिल्कुल इसके सामने ऐसे रखा हुआ है, जैसे कि मैं बिल्कुल आपके सामने खड़ा हूं, बिल्कुल सामने से कोई चीज आ रही है, ठीक है, तो वो बिल्कुल मेरी बॉडी पे इस समय लगने की संभावना क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी जब मैं बिल्कुल उसके ठीक सामने हूं। मैं थोड़ा सा एंगल यहां पर अपना टेढ़ा कर लेता हूं तो मुझे लगने की संभावना पहले से कम होगी। अगर आप सामने से मुझे पत्थर चला के मार रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, मैं जितना सीधा आपके सामने खड़ा रहूंगा आपके पत्थर मुझे हिट करने की प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। आप लोग मूवीज में देखे होंगे कि जब गोलियां वगैरह चलती हैं तो क्या होता है, लोग जो है ऐसे सिकुड़ कर नीचे कहीं बैठ जाते हैं, तो उससे क्या होता है, अपना सरफेस एरिया एक तो वो कम कर रहे होते हैं और किसी चीज के पीछे छुपते हैं। तो हमको यहाँ पर मतलब किससे है, सरफेस एरिया से है। जो सरफेस एरिया सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड होगा उसके ऊपर वो गोली जाकर लग जाएगी, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जितना उसके सामने सरफेस एरिया रखा होगा उतना आसानी से उसको पेनिट्रेट करके ये निकलेगा। अगर मान लीजिए कि हम इस सरफेस को, ये ऐसे रखा हुआ है, ये जो सरफेस है हम मान लेते हैं कि ऐसे रखा हुआ है, इसको हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा ऐसे झुका दिया, तो अब क्या होगा, यहां पर कुछ एरिया जो है, पहले सरफेस एरिया बिल्कुल ऐसे सामने ऐसे था, ठीक है, अब क्या किया, इसको कुछ यहां पर टिल्ट कर दिया। अब ये जो सरफेस है वो ऐसे दिख रहा है, सरफेस इतना सेम ही है, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसको इतना थीटा एंगल पे क्या कर दिया, झुका दिया। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इससे पास हो रही थी उसका नंबर हम देखेंगे कि अपने आप जो है कुछ यहां पर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहां पर जो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से पास हो रही थी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस एरिया से पास ना होकर ये जो एरिया है इसके अंदर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उतनी ही इससे पास हो रही होंगी। तो इसीलिए यहां पर कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली, ये जो इसका नॉर्मल है इस एरिया का, उससे जो पास हो रही हैं केवल और केवल उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो यहां पर ये जो एरिया है, फ्लक्स जो है वो एरिया पे डिपेंड करता है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर एरिया हम यहां पर इंक्रीज कर दें इसका, सरफेस का, तो क्या होगा, इससे पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे। तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसके अलावा यहां पर हम एक और चीज कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो तो उसी सरफेस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, हमने आपको जब बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज के बारे में, तो उस समय आपको समझाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी जितनी ज्यादा होंगी किसी सरफेस एरिया के अंदर, उतना ज्यादा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर पास पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पर ज्यादा है, तो फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फाई इज प्रोपोर्शनल टू ए, फाई इज प्रोपोर्शनल टू ई। और इसके अलावा अभी हमने आपको बताया कि जब ये एरिया बिल्कुल सामने ऐसे स्ट्रेट रखा हुआ है तो जो इससे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं वो क्या होंगी, थोड़ी ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू अगर इसको हम किसी एंगल पर ऐसे झुका के रख देते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये जो फील्ड लाइंस यहां से पास हो रही हैं वो क्या हो गई, वो यहां पर कुछ घट गई, उससे कुछ कम हो गई जो पहले पास हो रही थी। तो मान लेते हैं कि जो पहले वाला सरफेस था वो ए है, ठीक है, और या फिर ये वाला जो पूरा सरफेस है ये भी तो ए ही होगा, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया है, बस इस थीटा एंगल पर झुका दिया है। अब यहां से अगर हम एक इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें तो हम देखेंगे कि जितना इस एरिया से पास हो रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ही इस वाले एरिया से भी पास हो रही हैं। तो हम यहाँ पर थीटा कोई वैल्यू हम इस एरिया के लिए एरिया की वैल्यू निकाल लें, यानी कि इस एरिया पे डिपेंड करेगा। थीटा की वैल्यू जितनी चेंज हो जाती जाएगी वो थीटा के अकॉर्डिंग इस एरिया पे डिपेंड करेगा ये। तो हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट है ए, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है। किस तरीके से डिपेंड कर रहा है कि इस वाले सरफेस एरिया की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई, लेकिन इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं और इसकी वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है कि किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो हम इसको कुछ नाम दे देते हैं। ये जो AC वैल्यू है, AC को हम कह देते हैं कि A डैश है। तो A डैश की वैल्यू हमको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। अब देखिए ABC जो है वो कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है और इसकी वैल्यू थीटा है। तो थीटा है तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि A डैश की वैल्यू निकालनी है। A डैश जो होगा इस वाले एंगल के लिए क्या होगा, बेस होगा। तो बेस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, cos थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, A डैश, और हाइपोटेनियस क्या है, A, और हमको A डैश की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, A डैश इज इक्वल टू A cos थीटा। तो अगर A कांस्टेंट है तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि A डैश इज प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। और चूंकि ये हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई, तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। तो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू पे भी ये क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी ज्यादा cos थीटा की वैल्यू होगी हम कह सकते हैं कि फाई की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो इन तीनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने पर हमको क्या मिलेगा, फाई इज प्रोपोर्शनल टू ई ए cos थीटा, ये मिलेगा। यहां पर जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा के ई ए cos थीटा। अब यहां पर देखिए ये जो कांस्टेंट है हियर के इज अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है और के की वैल्यू होती है 1 के इक्वल। देयरफॉर फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई ए cos थीटा। यही होता है फ्लक्स की वैल्यू। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में हम देखते हैं किसी भी दो वेक्टर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर एरिया, दोनों को वेक्टर माना गया है। अभी मैं इसको बताऊंगा कि एरिया वेक्टर क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो हम cos थीटा को क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं और यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आ जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा E डॉट A, ठीक है, फाई इज इक्वल टू E डॉट A। तो यहाँ पर एरिया आ गया वेक्टर। अब ये एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर क्या चीज होती है, इस चीज को समझने से पहले एक बार हम थोड़ा सा इस वाले डायग्राम को ध्यान से देखते हैं। यहां पर जो एरिया वेक्टर है उससे क्या मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जब सरफेस क्या है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सामने रखा हुआ है,
तो उस केस में उसके ऊपर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सबसे ज्यादा पास कर रही है। जितना ज्यादा वो एंगल पर झुकता चला जा रहा है उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी घटती चली जा रही है। तो यहां पर एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट आ जाता है, और एरिया वेक्टर वो वेक्टर है जो किसी एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है या नॉर्मली होता है। उसका मैग्नीट्यूड तो एरिया के इक्वल ही होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो इससे हम क्या करते हैं, इससे हम थीटा की वैल्यू हमको निकालने में ईज होती है, इसीलिए हम इस एरिया वेक्टर का यूज करते हैं। तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट ए वेक्टर होता है। अगर मान लीजिए, ये तो मैंने बात की कि अगर एक प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस ना होकर कोई हमारा इर्रेगुलर सरफेस एरिया है, जैसे कि मान लीजिए एक ये सरफेस एरिया है, ठीक है, तो इसका मान लो एरिया तो ए है, लेकिन हमको नहीं पता कि इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा। तो हम क्या करेंगे कि यहां पर एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया ले लेंगे, ठीक है, और इसको हम कह देंगे कि ये डी ए के इक्वल है। और इसका जो ये इतना छोटा सा सरफेस एरिया है कि इसका हम यहां पर कह सकते हैं कि ये एक प्लेन सरफेस है, और प्लेन सरफेस के लिए जो यहां पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इससे पास हो रही होंगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपने ओरिजिनल फॉर्मूले से। तो यहां पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसको हम डी फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डी फाई इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, ई डॉट डी ए के इक्वल होना चाहिए। और अगर हमको इस पूरे के पूरे सरफेस एरिया से हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे पूरे के पूरे सरफेस के लिए। तो यहां पर हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। यहां पर डी फाई की वैल्यू हमने इतना छोटा सा सरफेस एरिया लिया कि वो एक प्लेन सरफेस एरिया की तरह से बिहेव हो रहा है। तो यहाँ पर हम एरिया वेक्टर उसका फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि डी ए वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई डॉट डी ए। यहाँ पर अगर हम डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ई डी ए कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगी। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड जितने भी आपके बातें थी वो मुझे लगता है कि मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। आपको कोई अगर डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कमेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद।